हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच मैं सुभाष बम्बू। आज हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कल का जो अपना पोर्शन था वो था एडजॉर्प्शन डिसोशन के बारे में बात की थी, यानी एडजॉर्प्शन के बारे में। बेहद ही शानदार लेक्चर रहा। मेरे को ऐसे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आ गया एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। बेहद ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था। यदि किसी के फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मेरे को 9783555311 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि सर मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आज हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। आज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट अपने आरपीएससी के लिए। लगभग यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन आने वाले हैं। दो क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन का ऐसे होता है, एक क्वेश्चन आएगा आपका डिसोशन में से, एडजॉर्प्शन में आने के चांसेस रहते हैं, और एक क्वेश्चन अपना आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन से। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखो, डिसोशन बहुत छोटा है, यदि आप इसको ढंग से समझोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, ये दो घंटे का लेक्चर बनाना पड़ेगा इसके लिए लगभग। यानी ये एक घंटे में आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है, यहाँ 2 घंटे में आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ईजी है। यदि आपने ढंग से मेरे साथ समझ के चले तो गारंटेड मैं आपको कह सकता हूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपके लिए टफ नहीं होगा। हो सकता है आपके साथी ऐसे बोल रहे हैं कि सर सरफेस केमिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना ही दावा कर सकता हूं कि यदि आपने मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं उनको समझा और साथ में हैंड रिटन नोट्स बना लिए और उसका एक बार रिवीजन कर लिया, डेफिनेटली आपका आरपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा। मैं तो ये यहां तक दावा कर रहा हूं कि चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन देख लेना, चाहे कॉलेज लेक्चरर का देख लेना, चाहे अपने सेकंड ग्रेड का देख लेना, किसी भी एग्जाम का देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस कंडीशन एक है, समझते हुए चलना है। यदि आपने रट्टा मारने की कोशिश की, दिमाग को ब्लॉक करके सिर्फ आपने ऐसे सोचा कि सर के नोट्स पढ़ के मैं चला जाऊंगा, अपना काम नहीं होने वाला। दिमाग को एक्टिव रख के मैं जो बोल रहा हूं वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, तब जाके आपके ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बात करेंगे आज कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो भाई, एक कल वाला जो लेक्चर था उसमें एक चीज और लिख लो, लास्ट में कई बार ये पूछ लेता है, ओक्यूलिजन पूछ लेता है। कई बार क्या पूछ लेता है? ओक्यूलिजन। इसको हिंदी में कहते हैं अधिधारण। अधिधारण, ओक्यूल्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? ओक्यूल्यूजन। ओक्यूल्यूजन क्या होता है अधिधारण? तो अधिधारण होता है धातु की सतह पर, धातु की सतह पर अधिशोषण। धातु की सतह पर अधिशोषण। धातु की सतह पर अधिशोषण होता है, उसको क्या बोलते हैं भी? ओक्यूल्यूजन बोलते हैं। तो ओक्यूल्यूजन आपको कई बार वर्ड पूछ लेता है, ओक्यूल्यूजन क्या होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, धातु की सतह पर अधिशोषण होगा उसको बोलते हैं ओक्यूल्यूजन। अब बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो लिखो भी कोलाइडल विलियन। कोलाइड विलियन। कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो भाई, तीन तरह के विलियन होते हैं। जो विलियन होते हैं ना, वो विलियन तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है होमोजीनियस विलियन, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक विलियन। वास्तविक विलियन जो अपन देखते हैं, एग्जांपल मैं दूंगा आपको आगे। एक होता है कोलाइडल, कोलाइडल विलियन, और एक होता है निलंबन, सस्पेंशन विलियन। इसको बोलते हैं सस्पेंशन, इसको बोलते हैं कोलाइडल, और इसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। देखो कैसे होता है रियल सॉल्यूशन। आप देखो, जब चीनी को पानी के साथ में मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन बनता है, चीनी आपने पूरी घोल ली पानी के अंदर, उसके बाद क्या आप बता सकते हो कि चीनी अलग है पानी अलग है? नहीं बता सकते। चीनी पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो गई, अब वो उसकी एक ही फेज बन गई। एक ही फेज का बोले तो अब पूरा लिक्विड बन गया। पहले हो सकता है चीनी आपकी सॉलिड थी, ऐसे ये चीनी थी और ये पानी था लिक्विड में, ये द्रव पानी था। लेकिन जैसे ही आपने चीनी इसके अंदर घोली तो अब ये क्या होगा? ये सारा लिक्विड बन गया। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक सॉल्यूशन। यानी एक ही फेज बन गई लिक्विड की, सिर्फ आपको एक ही द्रव दिखेगा, कोई भी सॉलिड नहीं दिखेगा। जब एक ही फेज दिखे, सारा एक ही जैसा दिखने लग जाए सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं वास्तविक विलयन। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है।
चीनी, जो घुली हुई चीनी पानी के अंदर कौन सा विलयन बनाएगी, वास्तविक विलयन बनाएगी। आगे देखो कोलाइडल, दूसरा क्या है कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आपने घरों में जो अपने रोशनदान होते हैं वहां पे जब प्रकाश पड़ता है तो आपने खूब सारे छोटे 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 ऐसे रेत के पार्टिकल देखे होंगे, प्रकाश के साथ में रेत के पार्टिकल देखे होंगे, वो कभी सेटल नहीं होते, वो सेटल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, सेटल नहीं हो पाते वो, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। या फिर एक ऐसा देखा जाए आप तो एक कोई ऐसे छोटे पार्टिकल, महीन बिल्कुल डस्ट के महीन पार्टिकल और रेत का जो महीन पार्टिकल है वो पानी के अंदर से आप मिलाओगे इसको तो वो क्या होते हैं, आपको पानी के अंदर घूमते हुए नजर आएंगे, उनको सेटल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो ये पूरी तरह से घुल जाता है पानी के अंदर, ये घुल नहीं पाता। और ये जो निलंबन सस्पेंशन वाला होता है, जैसे आपने पानी के अंदर पत्थर को रखा तो पानी के अंदर जैसे ही पत्थर डालोगे पत्थर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो पत्थर अलग रहेगा, पत्थर हमेशा पत्थर रहेगा और पानी अलग दिखे, इसमें दो फेज दिखेगी आपको, पत्थर अलग दिखेगा पानी अलग दिखेगा, तो ये कौन सा हो गया, निलंबन हो गया। यहां भी आपको दो फेज दिखेगी क्योंकि ये पानी है, इस पानी के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे रेत के पार्टिकल है तो वो अलग अलग दिखेंगे, ऐसे रेत के पार्टिकल है लेकिन उसमें सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी आपको दो फेज दिखेगी, जब एक फेज हो, जब समान रूप से सॉल्यूशन दिखता है उसको बोलते हैं समांगी सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो एकमात्र कौन सा बनाएगा, होमोजीनियस। तो वास्तविक सॉल्यूशन होता है वो कौन सा बनाएगा, समांगी बनाएगा। इन दोनों में देखो, आपको इन दोनों में आपने देखा होगा कि अलग अलग फेज दिखेगी, सॉलिड पार्टिकल अलग दिखेंगे, लिक्विड पार्टिकल अलग दिखेंगे, यानी पानी अलग दिखेगा, पत्थर अलग दिखेगा या रेत अलग दिखेगी, तो ये दोनों क्या हो गए, विषमांगी सॉल्यूशन हो गए। तो मेरे हिसाब से समझने के लिए इतना पर्याप्त आपके कि भी विषमांगी सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें दो अलग अलग फेज होती है। जैसे सॉलिड की अलग फेज है, यानी रेत है वो सॉलिड है उसकी अलग फेज है, जो पानी है लिक्विड है उसकी अलग फेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों लिक्विड है, दोनों लिक्विड होने के बाद मिक्स हो गए तो वो क्या बना गया, एक फेज बना गया, उसको बोलते हैं समांगी। इसके अलावा इनकी कई बार होता है, सबसे इंपॉर्टेंट साइज पे क्वेश्चन आते हैं कि होमोजीनियस होता है जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है उसका क्या साइज होता है। देखो साइज पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही छोटा, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इसमें आपको साइज जैसे दिखेगा नहीं। जैसे आपने चीनी मिला ली, चीनी आपने पानी के अंदर मिला लिया, अब क्या चीनी आप बता सकते हो क्या, चीनी का साइज बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि पानी के अंदर पूरा घुलनशील हो जाएगा, तो यानी 1 नैनोमीटर से भी कम साइज का होता है। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है, और जो निलंबन वाला होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। जैसे आपने पत्थर देखा होगा, कंक्रीट वगैरह देखे होंगे पानी के अंदर, तो इसको आपको क्या, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, इनका 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, और जो वास्तविक विलयन होता है वो 1 नैनोमीटर से कम का होता है। इसके अलावा देखो, पत्थर पानी के अंदर डालोगे आप तो वो सेटल होता आपको दिखेगा, इसका मतलब इनको आंखों से देख सकते हैं, जबकि इनको इतनी नगद आंखों से नहीं देख सकते अपने, इसके लिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, और इनको तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो आप देख सकते हो कि खुद सोचो आप कि यदि आपका सॉल्यूशन बन गया, चीनी और पानी को घोलने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, नींबू पानी। नींबू पानी में अपन चीनी मिलाते हैं, तो नींबू पानी, नींबू हटा दो आप, सीधा वो पानी है, क्या उसको आप देख सकते हो क्या कि भाई साहब ये मेरे को तो चीनी अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा कोई होता है क्या, नहीं होता है। आप यदि उसको सूक्ष्मदर्शी में भी देखोगे तो भी आपको नहीं दिखेगा, वो पानी ही दिखेगा आपको। तो कहने का मतलब है जो वास्तविक विलयन है इनको अपन नहीं देख सकते, जबकि कोलाइडल विलयन को अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और निलंबन को अपन क्या देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो लिखते हैं इनके बारे में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखो भाई, 3 तरह के होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में लिखेंगे। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गुण, ताकि तीनों में एक साथ कंपैरिजन हो जाएगा। फिर वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन, और फिर निलंबन सस्पेंशन। ये आ गया रियल सॉल्यूशन, ये आ गया कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये आ गया सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है। और यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर। 1 नंबर हम बात करेंगे कण का आकार।
आकार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आकार से क्वेश्चन आएगा आपका। आकार होता है इसका 1 नैनोमीटर से कम आकार होता है। इसका क्या होगा, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इसका क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा। अब देखो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर को मैं कैसे लिखूंगा, 1 × 10⁻⁹ से लेके 1000 × 10⁻⁹ मीटर तक। मैंने इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ होता है। देखो ये तो 10⁻⁹ ही रहेगा। और ये आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। ये 3 जीरो है, 3 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, माइनस में से 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, 1 माइक्रोमीटर हो गया। और इसको आप वापस लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻³ × 10⁻⁻⁶ मीटर। बिल्कुल सर लिख सकते हो। 10⁻³ है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये क्या आ गया, माइक्रोमीटर आ गया। या फिर आप सीधा सीधा लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे डायरेक्ट लिखो, 10⁻⁹ मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 नैनोमीटर। यानी 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। दोबारा देख लो भाई, 10⁻⁹ मीटर को सीधा नैनोमीटर लिखेंगे। इसको आप सोल्व करोगे, 10⁻⁶ होगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइक्रोमीटर। तो इसका दूसरा ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, दूसरे में ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि या तो 1000 से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, या फिर इसका दूसरा क्या आएगा, या ऐसे लिख सकता है आपको 1 माइक्रोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में। ये साइज भी आपको पूछ सकता है। फिर 2 नंबर देखो, 2 नंबर 2 नंबर आ गया दर्शिता, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या इनको दर्शीय आंखों से देख सकते हैं क्या, किसको, रियल सॉल्यूशन को। तो देखो, रियल सॉल्यूशन को आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको किसी भी प्रकाशीय युक्ति से नहीं देख सकते। इसको किसी भी, इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हाँ ऐसे लिख लो आप, इसको अति सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, भी नहीं देख सकते। ठीक है, इनको क्या होता है भाई, इनको देख सकते हैं अपना अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यहां लिख लो, अति सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, देख सकते हैं। और इनको सिर्फ इनको नगन आंखों से देख सकते हैं, नगन आंखों से देख सकते हैं, नगन आंखों से देख सकते हैं। फिर देखो 3 नंबर, 3 नंबर आ गया। अब देखो, यदि आपका ये साइज बड़ा है, सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे बड़ा सस्पेंशन का है, तो ये इसको फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। क्या पास हो जाएगा क्या, सर ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होगी। जैसे को आप फिल्टर पेपर लगाओगे तो इसके ऊपर क्या होगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन है वो जमा हो जाएगा। इसका मतलब फिल्टर पेपर से अपने इसको पृथक्करण कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, इसको भी क्या करेंगे अपन, नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उनका तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये साइज उस जो अपने जैसे छलनी वगैरह है, छलनी वगैरह से निकल जाएगा। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उससे तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन यदि आपने छोटे साइज वाला लगा दिया कोई फिल्टर पेपर, जिसको बोलते हैं अपन झिल्ली वाला, तो झिल्ली में क्या होगा, वो ट्रैप हो जाएगा। तो झिल्ली में ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाएगा। तो ये क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसके द्वारा इसको पृथक्करण नहीं किया जा सकता, लेकिन झिल्ली के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि झिल्ली में जो पोरस होता है ना, जो साइज होता है उसके छेद का, जो अपने जिसके छलनी से छानते हैं, तो उसका जो छेद होता है वो छोटा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल है वो वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। जबकि जो रियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो ये झिल्ली से भी पास हो जाएगा। तो लिखो भाई, इसको कैसे लिखोगे, देखो तीसरा लिखो, पृथक्करण। पृथक्करण 1 नंबर पृथक्करण आएगा फिल्टर पेपर के द्वारा, फिल्टर पत्थर के द्वारा। बताओ भाई, दूसरा यहां और लिख लो एक साथ, दूसरा आएगा झिल्ली के द्वारा, झिल्ली के द्वारा, या इसका दूसरा नाम भी होता है, लिख लो आप, जांतव झिल्ली, जांतव झिल्ली। अब देखो भाई,
फिल्टर पेपर इसको दोनों से पृथक्करण नहीं किया जा सकता, क्योंकि रियल सॉल्यूशन का साइज छोटा होता है। जैसे ही आपने देखो, पानी को यदि आप छलनी में से निकालोगे, पानी को यदि आप छलनी में से निकालो, क्या पानी छलनी के ऊपर रुकेगा? क्या नहीं रुकेगा, वो पानी चला जाएगा। तो उसको क्या पृथक्करण कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ रियल सॉल्यूशन, आप पानी याद रखो, तो इसको पृथक्करण नहीं कर सकते, असंभव होता है ये पृथक्करण करना, और दोनों से असंभव होता है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? छोटे साइज के होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर लगाओगे, इससे आपका पृथक्करण नहीं होगा। लेकिन यदि आपने झिल्ली लगा दी तो आपका क्या होगा? पृथक्करण हो जाएगा। ऊपर झिल्ली का साइज छोटा होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन जमा हो जाएंगे। जबकि जो सस्पेंशन सॉलिड होते हैं, निलंबन वाले होते हैं, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पास नहीं हो पाते। कैसे सर? देखो, पत्थर होता है, क्या पत्थर को आप छलनी से अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। इसका मतलब छलनी के ऊपर जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? पृथक्करण कर सकते हैं। पानी अलग हो जाएगा और पत्थर अलग हो जाएंगे, इसका मतलब उसका पृथक्करण हो गया। झिल्ली के द्वारा भी कर सकते हैं और नॉर्मल से भी कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आई क्या? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। चौथा देखो पॉइंट, अब पार्टिकल का जमना, सेटलिंग बोलते हैं जिसको, जमना, सेटलिंग। अब आप मेरे को बताओ, जो पानी होता है, क्या पानी नीचे सेटल होता है? क्या पानी के अंदर अपने चीनी मिला दी, क्या चीनी नीचे सेटल होगी? क्या जो घुलने के बाद में सेटल ही नहीं होगी। इसका मतलब कण पात्र में नहीं बैठते हैं, कण पात्र के तल में नहीं बैठेंगे, तल में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? आपको मैंने बताया ना, कोलाइडल का ऐसे याद रखो आप, जो प्रकाश आ रहा है, जो अपन रोशनदान होता है उसमें प्रकाश आ रहा है, तो आपने देखा होगा प्रकाश के पार्टिकल आपको दिखेंगे, तो क्या वो सेटल हो जाते हैं? क्या वो भी सेटल नहीं होते। लेकिन उसमें यदि फोर्स लगाएंगे हम, उन पे यदि फोर्स लगाएंगे तो वो सेटल हो जाएंगे। तो आप लिख लो, ये भी नहीं बैठते, ये भी नहीं बैठते हैं, ये भी नहीं बैठते हैं, लेकिन लेकिन अपकेंद्रीय बल के द्वारा, लेकिन अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल के द्वारा, बल के द्वारा सेटल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है। और निलंबन क्या होता है? ये तो अपने आप ही बैठ जाएंगे, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेटल हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बल के कारण सेटल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। आगे बात समझे? आगे देखो आगे 5 नंबर, 5 नंबर हो गया। एक आपको बोलते हैं विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी एक से भागना, एक तरीके से भागना। तो डिफ्यूजन क्या इनका रियल सॉल्यूशन होता है? पानी, पानी का तो डिफ्यूजन होता है, ये पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, बिल्कुल। तो ये होगा तेजी से विसरित होगा, तेजी से विसरण होता है इसका, तेजी से विसरण। देखो, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होते हैं? रेत के पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो इनका भी विसरण होगा, लेकिन धीरे होगा, धीरे धीरे विसरण होगा, धीरे धीरे विसरण। अब आप मेरे को बताओ, बड़े पार्टिकल है, क्या पत्थर का विसरण होता है? क्या नहीं होगा। तो इनका विसरण नहीं होगा, इनका डिफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो 6 नंबर पॉइंट, प्रकृति। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यदि किसी से यहां से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो या तो प्रकृति से आएगा, देखो, या तो यहां से आएगा और यहां से, या फिर जो अपना आकार है यहां से आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है, या तो आकार से आएगा या प्रकृति से आएगा। देखो भाई, जो रियल सॉल्यूशन होते हैं उसकी प्रकृति एक हो जाती है। मैंने आपको बताया, पानी के अंदर आपने चीनी मिलाई, चीनी और पानी वो बाद में आपके देख के बता सकते हो कि अलग अलग है? नहीं बता सकते, एक ही दिखेगी। जब भी एक ही दिखे उसको हम बोलते हैं सममांगी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सममांगी सॉल्यूशन, सममांगी विलयन यानी होमोजीनियस विलयन, होमोजीनियस हो जाएगा। जबकि यहाँ छोटे छोटे आपको रेत के पार्टिकल है, लेकिन वो आपको दिखेंगे कि रेत अलग चीज दिख रही है, पानी आपको अलग दिख रहा है, तो यहाँ अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, उसको बोलेंगे विषमंगी प्रकृति। इसकी कौन सी प्रकृति होगी? विषमंगी यानी हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और इसकी भी क्या होगी? पत्थर अलग है, पानी अलग है, यानी विषमंगी जीनियस। तो ये भी क्या हो गया? हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसके बाद 7 नंबर, सबसे लास्ट वाला, ये टिंडल प्रभाव और
टिंडल प्रभाव। आप मेरे को बताओ, क्या रियल सॉल्यूशन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं क्या? नहीं दर्शाते हैं। तो यहां पे लिख लो, नहीं दर्शाएंगे, नहीं दर्शाएंगे। केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वही टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। ये भी बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखो 8 नंबर, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति क्या होती है भाई? ब्राउनियन गति होती है ऐसे जिग जैग टाइप की, ऐसे कोई पार्टिकल है या ऐसे अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस तरह की गति को क्या बोलते हैं भाई? ब्राउनियन गति होती है। तो यहाँ ब्राउनियन गति नहीं होगी, यहाँ ब्राउनियन गति होती है, और यहाँ भी नहीं होगी। तो ब्राउनियन गति कौन शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ब्राउनियन गति शो करेगा। एक बात और ध्यान में रखना, जो रियल सॉल्यूशन है इसका एक नाम और होता है क्रिस्टेलॉइड। इसका क्या नाम होता है? एक नाम और होता है क्रिस्टेलॉइड। क्रिस्टेलॉइड, इसका एक नाम और होता है क्रिस्टेलॉइड। देखो, जो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने आपको करवा दी। इससे बाहर और कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो आकार पे पूछेगा, या फिर वो प्रकृति पे पूछेगा, या फिर कई बार क्या होता है पृथक्करण यहां से पूछ लेता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि फिल्टर पेपर के द्वारा किसका पृथक्करण किया जा सकता है, या फिर जानतो झिल्ली के द्वारा, पर्चमेंट पेपर के द्वारा किसका पृथक्करण किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बड़े साइज वाले होते हैं उनका पृथक्करण होता है, जिनका साइज बहुत कम होता है उसका कोई भी सेपरेशन नहीं कर सकते हम। तो रियल सॉल्यूशन का सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानतो झिल्ली के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन का सेपरेशन कर सकते हो। इसी प्रकार जानतो झिल्ली के द्वारा निलंबन सॉल्यूशन का भी सेपरेशन कर सकते हो। तो यहां तक क्या आपके समझ में आ गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको करवाई है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन के प्रकार। तो ये यहां से क्वेश्चन आएगा वो मेरे हिसाब से आपके सही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको 8 प्रॉपर्टी करवाई है, 8 की 8 प्रॉपर्टी आपको समझाई है मैंने। किसी भी प्रॉपर्टी में मैंने आपको रट्टा के लिए नहीं बोला है, क्योंकि यदि आप रट्टा मारोगे तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप समझ के चलोगे तो आपके लंबे टाइम तक चीजें याद रहेगी। तो लिखो भाई आगे कोलाइडल विलियन। अब अपन बात करेंगे थोड़े से कोलाइडल विलियन के बारे में बात करेंगे। कोलाइडल, कोलाइडी विलियन, कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ी सी बात अपन बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। हालांकि आपने डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह आपने 8 की 8 प्रॉपर्टी देख ली, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको क्या होता है डिस्पर्जन फेज पता होनी चाहिए, डिस्पर्जन मीडियम पता होना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, एक सॉल्यूशन होता है जो अपने पढ़ते हैं नॉर्मल विलियन। विलियन होता है उसमें क्या होगा? विलय भी होगा और विलायक भी होगा। विलय भी होता है और विलायक भी होता है। इसी प्रकार जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होगा? उसमें अपन पढ़ेंगे डिस्पर्जन फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। देखो, डिस्पर्जन मीडियम दिखेगा आपको परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, माध्यम जहां भी दिख जाए तो आपको ध्यान में रखना क्या होगा? ये विलायक होगा। एक होता है डिस्पर्जन फेज, जिसको क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त, परिक्षिप्त अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन फेज, जो कि विलय की तरह काम करते हैं। यानी विलायक जिसके अंदर अपन घोलते हैं कुछ चीजें, तो ये बड़ी मात्रा में होती है। जो एक्सेस मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है, उसको क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम। माध्यम में आपको पता ही है, कोई भी माध्यम होगा वो अधिक मात्रा में होगा। और जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं डीपी, प्रक्षेपण डिस्पर्ज फेज, प्रक्षिप्त अवस्था। ये क्या होगी? कम होगी, इसको विलय बोलते हैं अपन नॉर्मल। तो यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो विलय होता है वो क्या होगा? डीपी होगा, और विलायक होगा वो क्या होगा? डीएम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। डीएम के अंदर हम घोलेंगे, डीपी क्या होगा? घुलेगी। विलय होता है जो घुलता है उसको बोलते हैं कम मात्रा वाला, वो डीपी काम करेगी यहाँ पे। तो एक तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या होगा? डीपी अलग होती है, डीएम अलग होता है। डीएम होता है उसको विलायक बोलते हैं, डीपी को क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसका आकार क्या होगा? 1 से 1000 नैनोमीटर होगा। ये मैंने आपको करवा चुका हूं। उस तीसरी बात, इसकी प्रकृति पूछ सकता है, तो ये कौन सी प्रकृति का होता है? विषमांगी प्रकृति का होता है, हेट्रोजीनियस प्रकृति का होता है। लिखो भाई इसके बारे में। देखो भाई यहां पे लिखो यह विषमांगी, विषमांगी विलयन
जिसमें जिसमें प्रक्षिप्त अवस्था परिक्षिप्त अवस्था डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्ज्ड फेज जिसको क्या बोलते हैं डीपी वह परिक्षेपण माध्यम क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा भाई डीएम। देखो इनको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूं डीएम, यहां पे भी लिख देते हैं डीपी, ऐसे डीएम डिस्पर्जन मीडियम होता है। तथा इनका आकार कितना होगा? आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। देखो भाई यहाँ पे दोनों चीजें आ गई अपनी। विषमांगी सॉल्यूशन आ गया, डिस्पर्ज फेज क्या होता है, डिस्पर्ज मीडियम क्या होता है और आकार क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें आ चुकी है। देखो भाई आगे देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन क्या होता है भाई? कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन क्या क्या बनाएगा सर? कोलाइडी विलयन बनाएगा परिक्षिप्त अवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। इसको क्या बोलते हैं? डीपी। इसको क्या बोलते हैं? डीएम। ये किसकी तरह काम करता है? ये सर विलय की तरह काम करेगा। और ये किसकी तरह काम करेगा सर? ये विलायक की तरह काम करेगा। यहां तक चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। यदि ये चीजें आपके समझ में आ गई तो यूं मान के चलना कोलाइडल सॉल्यूशन का आधा जो भार है वो आपका कम हो गया। परिक्षिप्त अवस्था कौन सी होती है? विलय होती है। परिक्षेपण माध्यम कौन सा होता है? विलायक होता है। ये ज्यादा मात्रा में होगा विलायक, और ये विलय होगी वो कम मात्रा में होगी। आगे क्या बात समझ में? बिल्कुल सर आगे। अब देखो आप, डीपी क्या होती है? डिस्पर्स अवस्था। अब ये सॉलिड भी हो सकती है, ये लिक्विड भी हो सकती है और ये गैस भी हो सकती है। इसी प्रकार डीएम होती है। डीएम भी क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और गैस हो सकती है। तो देखो एक बार ऐसी कंडीशन हो कि डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और जो अपना डीएम होता है वो भी सॉलिड हो। इसी प्रकार ये सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, ये गैस हो। अब क्या होगा? ऐसे लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस गैस भी हो सकता है। ये गैस प्लस क्या होगा? सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड और गैस प्लस गैस। क्या इतनी अवस्था बनेगी क्या? बिल्कुल सर, 9 तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन टोटल कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। लेकिन उनमें से एक ध्यान में रखना आपको, ये जो गैस प्लस गैस ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाएगा वो आपको बताएंगे। गैस प्लस गैस को मिक्स करने के बाद में आप कह सकते हो कि जैसे O2 प्लस N2 मिक्स हो गया अपने एनवायरमेंट में, क्या आप बता सकते हो कि अलग अलग गैस है? इनकी अवस्था एक ही दिखेगी और जिनकी अवस्था समान होती है उसको क्या बोलते हैं? समांगी सॉल्यूशन। और मुझे ये पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? विषमांगी होते हैं। इस वजह से क्या होती है? गैस प्लस गैस वाला कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। तो कुल मिला के बात अपन ये कह सकते हैं कि जो डिस्पर्स फेज और जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पे कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे सर 9 प्रकार के होते हैं। नहीं, जो गैस प्लस गैस होता है ये क्या कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि O2 प्लस N2 मान लेते हैं, ऐसी कोई गैस हो, O2 प्लस N2 गैस हो, इनको मिक्स करोगे आप तो O2 अलग नहीं दिखेगी आपको, समान एक ही अवस्था में दिखेगी। सारी दोनों क्या है? गैस होती है। और गैस हमेशा पूरी तरह से घुलनशील होती है, वो आपको अलग अलग नहीं दिखेगी। जब तक आपको अलग अलग नहीं दिखेगी तब तक आप कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो। इसलिए गैस प्लस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ध्यान में रखना आपको, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है? समांगी प्रकृति होती है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रकृति कौन सी होती है? विषमांगी प्रकृति होती है, यानी हेट्रोजीनियस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे लिखो, आगे अपन करते हैं इसके। देखो यहां पे हो गया। अब देखो आगे लिखो क्या लिखेंगे भाई? परिक्षिप्त अवस्था यानी डिस्पर्ज फेज डीपी, वह परिक्षेपण माध्यम डीएम परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर
के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन का वर्गीकरण या कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रकार के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडी विलियन के प्रकार कोलाइडी विलियन के प्रकार प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलियन के प्रकार। अब देखो भाई कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 8 प्रकार के होते हैं। आप लिख लो 8 प्रकार के होते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कौन कौन से 8 प्रकार के होते हैं। अब देखो पहले लिखो आप यहाँ पे प्रक्षेपण अवस्था, सॉरी प्रक्षेपण प्रक्षिप्त अवस्था यानी इसको क्या बोलते हैं, डीपी। तो आप लिखो डीपी। आगे क्या लिखोगे, प्रक्षेपण माध्यम। देखो ये एक बार ऐसे रुको, डीपी यहाँ लिखो डीपी। फिर आ गया प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है भाई, डीएम होता है, डीएम। ठीक है। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रकार आ जाएगा, कोलाइडी विलियन का प्रकार आ जाएगा। और फिर लास्ट में इसकी क्या आ जाएंगे, उदाहरण आ जाएंगे। ऐसे आपको याद रखना है, डीपी फिर डीएम फिर कौन सा कोलाइडल बन रहा है, फिर इसके क्या एग्जाम्पल है, अपने एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए ये जो टेबल है अपने एनसीईआरटी से पढ़नी बहुत जरूरी है भाई। देखो सबसे पहले मान लेते हैं अपन डीपी, क्या मान लेंगे, डीपी ठोस मान लेते हैं, और जो डीएम है वो भी ठोस मान लेते हैं, यानी ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। चलो आप इंग्लिश में तो खुद ही आप देख के पता ही चल जाएगा, सॉलिड और सॉलिड। तो ये यहां से जो बनने वाला सोल होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, ठोस सोल होगा। ये याद रखना भी आपको। एग्जाम में आपको पूछता है कि डीपी ठोस हो, डीएम ठोस हो, तो बनने वाला कोलाइडल का प्रकार कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए ठोस सोल बनेगा। क्या बनेगा भाई, ठोस सोल बनेगा। अब देखो भाई इसके उदाहरण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या आएगा, कुछ रंगीन कांच। देखो रंगीन कांच क्या होता है, रंगीन कांच सॉलिड होगा, दोनों सॉलिड होंगे। और रत्न प्रशस्त्र अपने इंग्लिश में और एक एग्जांपल याद रखने, इंग्लिश में क्या है, एक तो रूबी ग्लास होती है, रूबी ग्लास। फिर इसके अलावा एक याद रखना है आपको, जेम स्टोन। क्या याद रखना है, जेम स्टोन। एक याद रखना है आपको, जेम स्टोन। तो इंग्लिश में साथ साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो रूबी ग्लास और जेम स्टोन, ये दोनों कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जेम स्टोन किस प्रकार का सोल है, तो आपको पता होना चाहिए ठोस सोल है ये। आगे देखो 2 नंबर, अलग अलग पेन से लिखेंगे अपन। 2 नंबर ये ठोस हो, कौन सा, डीपी, यानी जो विल्य ठोस हो, और जो विलायक है, इस बार विलायक को हमने लिक्विड मान लिया, द्रव मान लिया। तो जो बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा, सोल होगा। देखो ये ठोस आएगा तब तक ये सोल आते रहेंगे, ये डीपी के हिसाब से चलेगा। डीपी ठोस है तो ये ठोस सोल होगा, यहां ठोस है तो ये सोल होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसके एग्जाम्पल एक तो आ गया पेंट। आपने देखा होगा, पेंट को मैं आगे समझाऊंगा, इनके एग्जाम्पल एक बार लिख लो। सारे एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सोच के देखोगे। आ गया पेंट, आ गया, बिल्कुल सर। पेंट का मतलब रंग होता है, पेंट। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा कोशिका तरल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोशिका तरल। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। सेल फ्लूइड बोलते हैं जिसको, सेल फ्लूइड। इसके अलावा भी क्या आएगा सर, इसके अलावा कोई और अपने को याद रखना नहीं है, क्योंकि अपने जो एनसीईआरटी में दिए हुए 2 ही एग्जाम्पल याद दिए हुए हैं, पेंट और कोशिका तरल। ठीक है, पेंट की, और एक कई बार ऐसे स्याही भी पूछ सकता है, स्याही। ये भी क्या होगा आपका, ठोस प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन है। आगे देखो 3 नंबर डीपी अभी भी सॉलिड है, ठोस है, और ये क्या बन गया, ये गैस आ गया भाई, ठोस द्रव। इसके बाद क्या आ गया, गैस आ गया। देखो जब भी गैस आ जाए ना, आपको गैस आ जाए तो एरोसोल याद रखना है। कौन सा प्रकार बनेगा, एरोसोल बनेगा, हमेशा एरोसोल बनेगा। जब भी आपको गैस आ जाए तो हमेशा एरोसोल बनाओगे आप। कब, जब डीएम में गैस आए। कब, किस में आए, डीएम में जब भी गैस आए तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, एरोसोल के, तो धुआं और धूल। इसके एग्जाम्पल आ गया, धुआं और धूल।
इंग्लिश में देखो, धुआं को क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं। और धूल यानी डस्ट पार्टिकल। धूल मतलब डस्ट। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर। आगे देखो 4 नंबर। 4 नंबर। अब ये अपने क्या लेके चलेंगे? अब इसकी लिक्विड लेके चलेंगे, द्रव लेके चलेंगे। और ये जो अवस्था है वो क्या आएगी? ठोस आएगी। अवस्था क्या आएगी? ठोस आएगी। तो द्रव और ठोस से क्या बनेगा? जेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी, जेल बनेगा। द्रव, ठोस और इससे क्या बनेगा? जेल बनेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? पनीर। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा कैसे आएगा। पनीर, फिर पनीर के बाद में दही, फिर जेली, जो अपने एनसीईआरटी में दी हुए वो। और इसके अलावा एक होता है बूंद पॉलिश भी आ जाता है कई बार। हालांकि अपने जो एनसीईआरटी में बूंद पॉलिश नहीं दे रखा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने में अपने भी नहीं करवाएंगे, अपने सिर्फ एनसीईआरटी तक चलेंगे। ठीक है, तो यानी पनीर और जेली दो एनसीईआरटी में दिए हुए, पनीर और जेली एनसीईआरटी में दिए हुए। आगे देखो 5 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर, ये द्रव है और ये भी द्रव है। तो लिक्विड प्लस लिक्विड से क्या बनता है? पायस बनता है। इमल्सन बोलते हैं जिसको, इमल्सन भी बोलते हैं। पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन। इसका क्या एग्जांपल है भाई? दूध। दूध। दूध के अलावा बालों की क्रीम, बालों की क्रीम, हेयर क्रीम। बालों की क्रीम क्या बोलते हैं इसको? हेयर क्रीम। हेयर क्रीम। ठीक है, दूध, बालों की क्रीम और मक्खन। देखो मक्खन को क्या एनसीईआरटी क्या मानती है? मक्खन को पायस मानती है। इंपॉर्टेंट है भाई, मक्खन पायस मानती है। आगे देखो 6 नंबर। फिर द्रव और ये क्या आ जाए? गैस आ जाए। जब भी गैस आएगा तो कौन सा प्रकार बनेगा? एरोसोल बनेगा। कौन सा बनेगा? एरोसोल बनेगा। एरोसोल। गैस, द्रव, गैस, क्या बनेगा? एरोसोल बनेगा। इसका एग्जाम्पल क्या भी? इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है धुंध। धुंध को क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं। धुंध को क्या बोलते हैं? फॉग बोल दो आप, फॉग। फॉग आ गया। इसके अलावा कोहरा, इसको आप लिखो स्मोग, लिखो स्मोग। धुंध को क्या बोलते हैं? स्मोग। कोहरा, कोहरे को बोलते हैं फॉग। ठीक है, धुंध, कोहरा। इसके अलावा बादल, बादल को बोलते हैं क्लाउड। क्लाउड। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और दे रखा है कीटनाशक स्प्रे। कीटनाशक स्प्रे। ठीक, आगे देखो 7 नंबर। 7 नंबर क्या होगा? ये इस बार गैस बन गया और ये क्या आ जाए? ठोस आ जाए। गैस और ठोस आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? ठोस सोल बोलेंगे। ठोस सोल। ठोस सोल। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? प्यूमिस पत्थर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्यूमिस पत्थर। प्यूमिस पत्थर। प्यूमिस पत्थर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन आ गया। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा फोम रबड़। फोम रबड़ आ जाएगा। ठीक है, फोम रबड़। ठीक, आगे देखो 8 नंबर। लास्ट एग्जांपल आ गया 8 नंबर। ये गैस आया और ये क्या आएगा? द्रव आएगा। गैस और द्रव मिलके क्या बनाएंगे भाई? गैस और द्रव मिलके सिर्फ फोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोम बनाएंगे। देखो इसको एनसीईआरटी में ठोस सोल भी दे रखा है। मेरे हिसाब से इसके एक नाम और है, ठोस फोम भी बोल सकते हैं इसको। ठोस फोम भी बोल सकते हैं। ये क्या बनाएगा? फोम बनाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या आएगा? एक आएगा फैन। ठीक है, इसके अलावा फेंटी गई क्रीम। फेंटी गई क्रीम, इसको बोलते हैं विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम। इसके अलावा क्या होगा भाई? इसके अलावा साबुन के जाग। साबुन के जाग। क्या आएगा? सोप लेतर। सोप लेतर। और जो ये फैन है इसको देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैन। इसको बोलते हैं फ्रोथ, जो जाग टाइप के होते हैं। देखो ये 8 प्रकार है। एक बार इसको समझो आप। अब देखो एक एक चीज को मैं समझाता हूं आपको। आपने लिख लिया होगा। अब देखो यदि ये ज्यादा मात्रा में कौन है सर? ज्यादा मात्रा में माध्यम होता है। ज्यादा मात्रा में कौन है? माध्यम। माध्यम ठोस है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे जो विलय है, विलय भी क्या है? ठोस है।
देखो ठोस के अंदर ठोस आ रहा है, ठोस के अंदर ठोस आएगा तो क्या, देखो कांच, कांच होता है, कांच आप क्या लिक्विड दिख रहा है कांच के अंदर, कांच हमेशा आपको सॉलिड दिखेगा। जो पत्थर है, जेम स्टोन बोलते हैं जिसको, पत्थर क्या है, पत्थर भी एक सॉलिड है। अब क्या जेम स्टोन होता है, उसके अंदर पत्थर है, पत्थर के अंदर क्या बारूद सा, अपन बारूद फिट करते हैं तो वो बारूद भी ठोस होता है। भाई ठोस का बारूद, जैसे पत्थर को अपन रगड़ोगे आप तो उससे क्या निकलेगा, बारूदा निकलेगा, और उसको क्या बोलेंगे, वो भी तो एक सॉलिड है, बिल्कुल सर। तो जो जेम स्टोन होता है वो इसी के एग्जाम्पल होता है। जेम स्टोन क्या है, एक पत्थर है, पत्थर के अंदर क्या भर रखा है, बारूद भर रखा है, बारूद मतलब बारूदा, जो अपने फोम जो पीसने के बाद में, पत्थर को पीसने के बाद में जो निकलता है ना बिल्कुल बारूदा, उसको उसको भरते हैं इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं जेम स्टोन। आप गूगल पे देखना जेम स्टोन क्या है, आपको दिख जाएगा। तो वो क्या होगा सर, वो भी एक ठोस सोल का प्रकार है। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने यहाँ पे लिक्विड भर दिया, यहाँ लिक्विड भर दिया और यहाँ सॉलिड भरा है। देखो यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, तो इसको कैसे बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। इसको कैसे बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। क्या सॉलिड पहले आएगा और लिक्विड तो ज्यादा मात्रा में है, तो यह लिक्विड माध्यम के अंदर विलय आता है ना, विलायक के अंदर विलय आएगा। देखो विलायक के अंदर विलय आता है, तो विलायक क्या है, लिक्विड, विलय क्या है, सॉलिड, तो ऐसे लिखेंगे हम, सॉलिड इन लिक्विड। विलायक क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर क्या आ रहा है, सॉलिड आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में क्या आना चाहिए, लिक्विड आना चाहिए। अब देखो मैंने आपको क्या लिखा है, सेल फ्लूइड, कोशिका तरल। कोशिका तरल में आप देखोगे लिक्विड ज्यादा मात्रा में। यदि कोशिका तरल की जगह आप एक दूसरा एग्जांपल देखो, पेंट, आप पेंट, पेंट खुद देखो आप, जब अपने घरों में पेंट करते हैं तो पेंट आपको कैसा दिखेगा, लिक्विड दिखेगा। पेंट के ऐसे नीचे आप देखोगे, आप पेंट लगाओगे तो नीचे क्या होता है, उसके बूंद पड़ती रहेगी, यानी वो लिक्विड है एक तरीके से, लेकिन वो गाढ़ा भी हो रहा है। ये पानी जैसे लिक्विड थोड़ी ना, वो उसमें गाढ़ा है, उसमें गाढ़ापन लाने के लिए अपन क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं उसके अंदर। आ रही है ना बात समझ में, पेंट है, पेंट वो लिक्विड होता है लेकिन वो गाढ़ापन होता है उसमें थोड़ा सा, तो वो गाढ़ापन किसकी वजह से आएगा, वो सॉलिड की वजह से आएगा। तो इसलिए पेंट किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। और सॉलिड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। यहां से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे। सॉलिड इन लिक्विड से क्या बनेगा, सोल बनेगा। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या आ गया, पेंट आ गया और कोशिका तरल आ गया। अब देखो तीसरा, हमने जो माध्यम लिया, माध्यम हमने गैस ले लिया, अब गैस के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, सॉलिड, तो इसको क्या लिखेंगे, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अब देखो गैस ज्यादा मात्रा में, अपने इन्वायरमेंट में आप खुद सोचो, गैस ज्यादा मात्रा में है, आपको सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे, मैंने आपको बोले रेत के कण दिख रहे हैं, किस में दिखेंगे, डस्ट में दिखेंगे। जो आपकी डस्ट होती है, जो धुआं होता है या धूल होती है, धूल होती है, जो धूल होती है, धूल में आप देखोगे कभी, धूल को आप देखना खुद, तो वो क्या होगा, आपको चारों तरफ धुआं, मतलब ऐसे गैस दिखेगी एक नॉर्मल, उसके अंदर क्या होगा, उस पार्टिकल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल क्या किसके दिखेंगे, सॉलिड के दिखेंगे, रेत के दिखेंगे, उसको बोलते हैं अपन धूल। इसके अलावा धुआं देखना आप, धुआं में क्या है, चारों तरफ आपको गैस है, गैस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, आप धुएं को के फिल्टर पेपर के ऊपर रखोगे, आपने कभी देखा होगा, जब आपका कागज, अपना जो कागज है नॉर्मली कोई भी रफ कॉपी, आप एक कागज फाड़ के आप बाहर रखना, बाहर रखोगे, आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है, एक तरीके से नॉर्मल धूल दिख रही है, आपको पार्टिकल नहीं दिख रहे। लेकिन आप जब उस कागज को बाहर रखोगे तो आप थोड़ी देर में देखोगे उसके अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल नीचे आके बैठ गए। इसका मतलब क्या है, धुएं के अंदर, धुएं के अंदर क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल होंगे, लेकिन अपने को गैस दिखेगी, हल्के हल्के सॉलिड पार्टिकल होंगे, तो इसको एग्जाम्पल क्या होगा, सॉलिड इन गैस। इसके एग्जाम्पल क्या आ गया, धूल और धुआं। धूल और धुआं दोनों में क्या होंगे, आपको गैस दिखेगी, लेकिन इनके अंदर थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल भी दिखेंगे। आगे देखो भाई 4 नंबर, 4 नंबर पार्टिकल क्या लेंगे, 4 नंबर हमने इसको ले लिया, लिक्विड, द्रव ले लिया। अब द्रव के अंदर सॉलिड भर रहे हैं, तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इससे क्या बनता है, जेल बनता है। अब देखो सॉरी, अब अपन क्या करते हैं, एक बार इनको हटाते हैं, एक सेकेंड इनको हटाते हैं। अब देखो दोबारा, अब अपने 4 नंबर देखो, द्रव और ठोस, यहाँ क्या है, यहाँ सर सॉलिड है, यहाँ क्या है, सॉलिड है, और यहाँ ऊपर क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या आएगा, एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। आगे क्या बात समझ में, बिल्कुल सर, लिक्विड यानी आपको सॉलिड ज्यादा दिखना चाहिए, लिक्विड थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। ज्यादातर क्या होगा, सॉलिड होगा, उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको लिक्विड दिखना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं भी, इसको बोलते हैं जेल। सर जेल किसको बोलेंगे, लिक्विड इन सॉलिड को बोलेंगे।
लिक्विड इन सॉलिड को बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो भाई, पनीर। आप पनीर को देखना, पनीर आपको ठोस दिखेगा, लेकिन पनीर के अंदर थोड़ी बहुत छाछ होती है। क्या छाछ होती है? क्या, बिल्कुल। छाछ क्या होती है? लिक्विड होती है। इसका मतलब पनीर में क्या दिखेगा आपको? लिक्विड दिखेगा, लिक्विड इन सॉलिड होगा पनीर। तो उसको एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेल। जो लिक्विड इन सॉलिड होगा उसको क्या बोलेंगे? उस ऐसे अपने कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम जेल बोलेंगे। एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, LSG, लिक्विड सॉलिड जेल। LSG जो अपने टीम में IPL चल रहा है अभी, तो LSG यहां से मैंने एक दिमाग में लेके आया मैं कल कि LSG जैसे भी तो करवा सकते हैं अपन। यहां क्या है सर? लिक्विड है। ये क्या है सर? सॉलिड है। और इससे बनने वाला क्या होगा सर? जेल होगा। आपका आधी टेंशन दूर हो गई। LSG आपने याद रख लिया, आपकी आधी चीजें याद हो गई। देखो, लिक्विड सॉलिड, फिर क्या बनेगा? जेल बनेगा। एग्जाम्पल क्या आएगा? पनीर। पनीर को आप देखोगे तो पनीर में क्या होगा? सॉलिड दिखेगा, उसके अंदर जो छाछ है वो लिक्विड का काम करेगी, तो आप लिखोगे लिक्विड इन सॉलिड। ज्यादा मात्रा में क्या है? सॉलिड है, लेकिन थोड़ी बहुत उसके अंदर क्या है? छाछ भी है। इसी प्रकार जेली, इसी प्रकार जेली को आप देखना, जेली ऐसी होती है छोटे छोटे दानेदार, तो उसको में दाना आपको क्या दिखेगा? सॉलिड, लेकिन जेली के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ये भी एक हो गया लिक्विड इन सॉलिड का प्रकार हो गया। किसका प्रकार हो गया? लिक्विड इन सॉलिड का प्रकार हो गया। फिर अब देखो, यहां लिक्विड है और यहां भी लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया? इसको तो आपको हमेशा याद रखना ही है, और याद रहता भी है ये सबके। पायस या इमल्सन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पायस या इमल्सन बोलते हैं। जैसे दूध देखो, अब दूध के अंदर दूध भी है और पानी भी है, तो दूध किसका प्रकार हो गया? लिक्विड इन लिक्विड का। पानी भी लिक्विड है, दूध भी लिक्विड है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? लिक्विड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही बात। बालों की क्रीम, आप लोग हनी सिंह बनते हो तो हनी सिंह जी जैसी क्रीम लगाते हो, तो आपको क्रीम आपने देखा होगा बिल्कुल लिक्विड वाली क्रीम होती है, तो वो भी लिक्विड इन लिक्विड आएगा, उसके अंदर भी लिक्विड आएगा। क्रीम को आप जैसे लगाओगे, फर्श पे डालोगे तो वो फैलने लग जाएगी। जो भी चीज फैल रही है इसका मतलब उसमें क्या है? लिक्विड है, तो वो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल आएगी। तो जो बालों की क्रीम है वो भी लिक्विड इन लिक्विड। अब देखो मक्खन, अब एनसीईआरटी इसको क्या मानती है भाई? मक्खन को क्या मानती है? इमल्सन मानती है। मक्खन क्या होता है? घरों में आपने मक्खन देखा होगा। मक्खन क्या होता है? अपनी नॉर्मल अपन देखेंगे तब मक्खन सॉलिड होता है। मक्खन सॉलिड होता है, उसके अंदर छाछ होती है, जो छाछ होती है वो क्या होगी? लिक्विड होगी। तो अपने हिसाब से क्या आना चाहिए? लिक्विड इन सॉलिड आना चाहिए, यानी जेल का जैसे एग्जाम्पल आना चाहिए। किसका एग्जाम्पल आना चाहिए? जेल। लेकिन मक्खन को क्या मान रखा है एनसीईआरटी ने? मक्खन को क्या मान रखा है? इमल्सन मान रखा है। अब एनसीईआरटी हालांकि मक्खन नहीं सोच रही, तो क्या सोच रही है सर? एनसीईआरटी इसको घी बना दिया। आप मक्खन को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा? घी मिलेगा। घी क्या है सर? लिक्विड है। इसके अंदर जो छाछ है वो भी क्या है? लिक्विड है। तो ये कौन सा एग्जांपल आ गया? पायस का एग्जांपल आ गया। एनसीईआरटी ने इसको घी मान लिया, जबकि मक्खन, वैसे ओरिजिनल एग्जांपल देखा जाए तो मक्खन एग्जांपल है जेल का, लेकिन मक्खन को घी मान लिया। और घी किसका एग्जांपल है? पायस का है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप देखो, यहां पे गैस आ गया और यहां पे क्या आ गया? लिक्विड आ गया। तो लिक्विड इन गैस। अब देखो, ज्यादा आपको गैस मात्रा में दिखेगी, थोड़ी बहुत आपको लिक्विड दिखना चाहिए। ज्यादा मात्रा में क्या होनी चाहिए? गैस, थोड़ी मात्रा में लिक्विड। जब भी गैस आ जाए आपको डिस्पर्स फेज में, आप क्या लिखोगे सर? हम लिखेंगे एरोसोल। क्या लिखेंगे? एरोसोल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, कोरा या धुंध। देखो धुंध, अपने सर्दियों में धुंध आती है। धुंध में देखो आप, धुंध में क्या दिखोगे? आपको कुछ नहीं दिखेगा, यानी गैस ही गैस दिखेगी। अरे बात सही बोल रहा हूँ क्या? गैस ही गैस दिखेगी। लेकिन आपने देखा होगा धुंध के कारण पानी भी तो आ रहा है। अरे धुंध आती है, पानी भी टपकता है, तो पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो उसके अंदर क्या आएगा? लिक्विड कम मात्रा में, और सॉलिड क्या? गैस ज्यादा दिख रही है, तो लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस किसका एग्जाम्पल आ गया? एरोसोल का। और इसका एग्जाम्पल क्या आ गया? धुंध आ गया। ऐसे सेम कोहरा होता है। अरे भाई धुंध और कोहरा कोई फर्क थोड़ी ना है। इसके अलावा बादल, आप बादल देखोगे, बादल में क्या है? बादल एक गैस चीज, बादलों में खूब सारी गैसेज होती है। आप देखोगे पहाड़ों पे जाके तो गैस ऊपर उठती हुई दिखेगी आपको, लेकिन उसके साथ में पानी भी होता है। तो बादल में क्या होता है? पानी भी होगा, लेकिन आपको गैस दिखेगी ज्यादा, तो वो लिक्विड इन गैस दिखेगा। ऐसे कीटनाशक स्प्रे, आप जब घरों में आपने खेतों में यदि काम किया होगा आपने, तो आपने स्प्रे देखे होगे। स्प्रे क्या है? स्प्रे का आप जैसे आप दबाओगे, अपने बोलते हैं ढोलकी से स्प्रे करेंगे, तो ढोलकी से आप स्प्रे करोगे तो आप कभी देखना, वो स्प्रे गैस होती है, वो प्रेशर से गैस रिलीज होगी। गैस के साथ साथ में लिक्विड भी पार्टिकल दिखेंगे आपको, इसलिए उसमें क्या होगा? लिक्विड इन गैस होगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? द्रव्यसोल का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार एक आगे आएगा गैस और इन सॉलिड। अब देखो, सॉलिड ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या है भाई? सॉलिड है।
इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं। तो ज्यादा मात्रा में सॉलिड होगा, उसके अंदर हम गैस मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं ठोस जाग। ठोस जाग बोलेंगे, ठोस जाग बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस पत्थर। अब प्यूमिस स्टोन को आप देखोगे ना तो वो आपको सॉलिड दिखेगा, लेकिन इसके जो छिद्र होंगे, इसमें छोटे छोटे छेद होंगे, उस जो छोटे छोटे छेद है उसमें हम क्या भरेंगे, उसमें हम भरेंगे गैस। जो जो स्टोन के जो छोटे छोटे छेद होंगे उसमें हम भर के गैस, उसको बोलते हैं प्यूमिस स्टोन। तो ये आपको याद रखना, प्यूमिस स्टोन वाला। इसी प्रकार फोम वाला रबड़ होगा, तो फोम होगा, फोम में गैस होती है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या भर रखे है भाई, जो लिक्विड होगा उसके अंदर छोटे छोटे गैस भर रखी है। इसके अलावा देखो, जो ज्यादा मात्रा में क्या होगा, द्रव, इसके ऊपर हमने गैस मिला दी, तो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया। किसका एग्जांपल आ गया, गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जो गैस होगी वो होगी फोम। अरे भाई नाई जैसे अपने क्रीम लगाते हैं, शेविंग वाले, आप दाढ़ी वाड़ी करवाते हो तो क्रीम लगाते हैं, क्रीम लगाकर आप उसको ढंग से देखना, वो झाग झाग कर देगा, तो उसमें गैस कम मात्रा में हो रही है, लेकिन लिक्विड ज्यादा मात्रा में। वो क्रीम लगाएगा, क्रीम नीचे की तरफ आने लग जाएगी, इसका मतलब उसमें लिक्विड है, लेकिन लिक्विड के साथ में जो झाग दे रहा है उसको गैस का काम भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो शेविंग क्रीम है वो किसका काम करेगी सर, वो काम करेगी झाग का, यानी फोम का, यानी गैस इन लिक्विड का काम करेगी। वैसे ही साबुन के झाग, आप जब कपड़े धो रहे हो, भाई बेरोजगारी का युग है, कोई छोरी दे नहीं रहा, तो कपड़े धोने का सर एक्सपीरियंस हमें खूब है। जब हम जयपुर पढ़ते थे तो खूब ये काम किया था हमने, पीछे नहीं छोड़ रहा था। फिर भगवान का भला हो कि किसी ने छोरी दे दी, तो कम से कम अब हमारे पास एक्सपीरियंस कम हो गया। लेकिन मैं मेरा पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जब कपड़े धोते थे तो कपड़े पे आप जैसे रगड़ रगड़ के आप ब्रश लगा रहे हो, तो वहां पे क्या साबुन के झाग लगेंगे, झाग बनेंगे, बिल्कुल सर बनेंगे। तो झाग बनेंगे तो झाग में क्या हो रही है, गैस आ रही है, बबल्स दिखेंगे, बबल्स में क्या होती है भी, गैस होती है, और ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है, तो लिक्विड आएगा, तो गैस इन लिक्विड। ये किसके एग्जाम्पल है, साबुन के झाग के एग्जाम्पल है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको रटवा दिए। अब आप इनको ढंग से पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा सर कुछ ही नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा किसी की टेंशन हो रही थी, मैंने पिछले 5-6 महीने में ये चैप्टर आने के बाद में सारे बच्चे यही बात बोलते थे कि सर टाइप ऑफ कोलाइड याद ही नहीं रहते में, लेकिन अब मैं गारंटी से कह सकता हूं अब आपके एक एक एग्जाम्पल याद हो गया। यदि आपके ये एग्जाम्पल याद हो गए ना तो ये चीजें तो अपने आप याद हो जाएगी। इनको 1-2 बार पढ़ोगे ना आप, ठोस से ठोस सोल बनेगा, ठोस द्रव से सोल बनेगा, ठोस गैस से एरोसोल बनेगा, द्रव ठोस से जेल बनेगा। बस ये 2 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अभी द्रव, ठोस और जेल, इससे क्या होगा, इसको एग्जाम्पल आ गया LSG, लिक्विड सॉलिड जेल। द्रव, द्रव से इमल्सन बनता है, ये तो आपको सबको ही पता होगा, ठीक है। ये फॉर्म वाला पता ही है आपको, यदि गैस है तो गैस से क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। इसके अलावा ये सॉलिड वाला सबको पता ही है, सॉलिड वाला सबको पता ही है, बिल्कुल सर पता है। ये ठोस सोल वाले भी पता ही है। देखो गैस आएगी, गैस से फॉर्म बनेगा, गैस आएगी, गैस से फॉर्म बनेगा, ठीक है। और यहां गैस आएगी, बाद उसको एरोसोल बनेगा, यहां गैस आएगी, वहां एरोसोल बनेगा। पहले सॉलिड आएगा तो हमेशा सोल बनेगा। देखो अपने आप याद होगे सर, सॉलिड आएगा तो सोल बनेगा, ठीक है। गैस आएगी, बाद में गैस आएगी तो एरोसोल बनेगा, पहले गैस आएगी तो फॉर्म बनेगा। द्रव होगा तो LSG याद रखना है, फिर द्रव से द्रव पायस बनेगा, फिर द्रव से गैस एरोसोल बनेगा। एग्जाम्पल अपने आप याद हो गए, यानी कुल मिला के ये टेबल आपकी याद होगी। यदि ये टेबल याद हो गई, पसंद आए, प्लीज मैं ये सेशन यूट्यूब पे लगा रहा हूं, यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताएं। इतनी बेहतरीन केमिस्ट्री शायद ही कोई पढ़ा रहा है। अरे बिल्कुल इजी तरीका पढ़ाऊं भाई, इससे भी इजी, और आपको लग रही है कि अभी इससे भी इजी पढ़ानी पड़ेगी। इससे इजी पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जैसे रीट के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, जिनका मत्थो मोटो है, मत्थो मोटो घर का अपन घर जिनको मत्थो मोटो है, बिन समझाने पड़े एकदम छोटी छोटी चीज़ा। आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो तुरंत मेरी भावनाओं को समझ रहे हो। जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं आप शब्दों को समझ लेते हो, उसके बाद अपने माइंड में कैप्चर कर लेते हो, फिर परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है। यदि आप में से भी किसी का माथा मोटा है, फिर उसको समझ में नहीं आता, उसको एकदम प्यार से समझाना पड़ता है, बच्चों की तरह। और आज को आपको पता ही, इस कंपटीशन भरी युग में यदि आप बच्चों की तरह समझ रहे हो तो मेरी नजरों में ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता के लिए आपको फिर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इंटेलिजेंट हो और आप पढ़ने का तरीका सीख गए तो हो सकता है 5 घंटे रेगुलर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। सही बता रहा हूं, मेरी नजरों में आज भी सेकंड ग्रेड बनना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी ज्यादातर जो राजस्थान के विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाते कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है। गुरुजी रट्टो लगा ले थे, कह दो गुरुजी और रट्टो लगा लिया, वो लगा लिया, बिंगो एग्जाम्पल रट लिया, बिंगो रट लिया,
और जब एग्जाम में वही चीज आ जाएगी गुरुजी भूल गया, तो भूल गया तो भूल गया भाई। जब आप भूल रहे हो इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने समझ के नहीं पढ़ा। और जब से मैं आया हूं, आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरे से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्रत्येक विद्यार्थियों के बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। उसकी रीजन यही है क्योंकि उनको जो जो रट्टा वाली पद्धति है वो छोड़ के समझने वाली पद्धति पे आ गए। शुरू में जरूर आपको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि समझना किसी को अच्छा नहीं लगता। कभी आप देखना, आप यदि किसी को समझाओगे अच्छा नहीं लगो, आप ये बोलो रट लो, तो आप बोलो गुरुजी मजा आ गया, हमने रट लिया, लेकिन 4 दिन बाद में पूछेगा सर ये क्या हुआ, अरे यार ये तो भूल गया। तो इसका मतलब रटने वाली पद्धति है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। उससे आपके क्वेश्चन शॉर्ट टाइम के लिए सही हो सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कभी सही नहीं होंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि भी ऐसे भी सर बैठे हैं जो केमिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं रटवा रहे। एक बार यदि मेरे से आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, मैं गारंटेड बता रहा हूं आपके पूरे जीवन भर याद रहेगी वो केमिस्ट्री। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है, तन मन और धन और समर्पण मेरे को देना होगा। आपको ऐसे पूरा समर्पित होना पड़ेगा कि सर ने जो बोल दिया वो सही बोला है, क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। यदि आप इस समर्पण भाव से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री याद हो जाएगी। तो मिलते हैं नए सेशन में। आज का सेशन यहीं रखेंगे, अपने घंटे भर की क्लास होगी। क्योंकि यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं तो इस क्लास को लंबी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब के विद्यार्थी ज्यादातर आलसी होते हैं। वो कहेंगे गुरुजी 5 मिनट की क्लास ले आओ, बस 5 मिनट में पूरा चैप्टर समझा दो। अब बताओ 5 मिनट में चैप्टर समझाया जाता है क्या? वो 5 मिनट में समझने वालों के भी ऐसे क्वेश्चन सही होंगे? फिर मेरे पास तो खूब मैसेज आते हैं कि गुरुजी शॉर्ट एंड स्वीट कराओ, आधा घंटा में चैप्टर करा दो। आधा घंटा में यदि आपको चैप्टर कराएंगे ना, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि आपका एग्जाम मेन एग्जाम में वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ो, हर एक चीज के कंसेप्ट तैयार करो, तब जाके आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। आधे घंटे वाले 15-20 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, फिर आके रोएंगे कि पेपर टफ आ गया। पेपर टफ नहीं आता, आरपीएससी का कोई भी पेपर टफ नहीं आता। आप यकीन नहीं है तो आप कोई भी आरपीएससी पेपर उठा के देख लेना, लेकिन उसमें समझने वालों की कमी है, भेड़ चाल ज्यादा है, रटने वाली ज्यादा है, इस वजह से उनको पेपर टफ लगता है। तो प्लीज यदि आपको सेशन बढ़िया लगे अपने फ्रेंड को बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे केमिस्ट्री कोर्स को आप ज्वाइन करें, ताकि और भी आपको फायदा हो, आपका भी फायदा हो, आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिलेक्शन हो। इसलिए यदि आप चाहते हो अपना सही टाइम पे सिलेक्शन हो जाए और सही टाइम पर ब्याह हो जाए, देखो ब्याह होने के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि सही टाइम पे हमारा ब्याह हो है, तो आप तुरंत हमारे केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 1000 रुपये में यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बड़ी बात नहीं आपके लिए 1000 रुपये। आपको फिर 1000 के बदले में आपको पता है कि 50 लाख रुपए गाड़ी मिलेगी। लेकिन यदि आपने अभी 1000 रुपये में कंजूसी कर ली, फिर आप मोटरसाइकिल वाले बंदे हो जाओगे, जीवन भर मोटरसाइकिल पे बैठे रहना। इसलिए 1000 रुपये खर्च करो, बेहतरीन केमिस्ट्री पाओ और शानदार आरपीएससी में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो, मन लगा के पढ़ते रहो।